हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बेटर, हैप्पी, हेल्दी? ओके, तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक एंड टुडे आवर टॉपिक इज रिलेटेड टू जर्नल and the point is expenditure on the installation of machinery and on the erection of building. Building and machinery are the assets of the business. Asset होती हैं any expenditure, any expenses incurred on the installation or carries and installation of machinery or any construction work related to building is treated as capital expenditure. क्या माना जाएगा? Capital expenditure. And that's why these expenses should be treated capital expenditure and we include in the cost of the machinery or the building. क्या करना है आपको? इन एक्सपेंसेस को कॉस्ट में ऐड करना है, अलग से शो नहीं करोगे. एक बार फिर से देखिए कि क्या होते हैं ये एक्सपेंडिचर. अगर कोई भी मशीनरी हम संस्था में लेके आते हैं तो मार्केट से संस्था तक उस मशीनरी को परचेज कितने में किया, कैरीज किराया कितने में दिया लाने के लिए, और जब हमने उस मशीनरी को बिजनेस में लेके आए हैं तो इंस्टॉल करानी पड़ती है संस्था में, क्योंकि उसको जैसे वायरिंग का जो करानी पड़ती है उसे चालू अवस्था में लाना पड़ता है. उसके लिए कुछ मजदूर वगैरह भी लगाए जाते हैं, वेजेस भी हो सकता है पे करनी पड़े इंस्टॉलेशन से. तो इंस्टॉलेशन से जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारी हम मशीनरी की कॉस्ट में ऐड कर देंगे. एग्जाम्पल ले लेते हैं. देखिए, अगर ये कहा जाए कि मशीनरी मार्केट से 1,00,000 रुपए में खरीदी तो परचेज प्राइस कितना हुआ? 1,00,000 रुपए. ठीक है, अब ये परचेज प्राइस हुआ 1,00,000 रुपए. अब कहा कि हम मार्केट से अपने बिजनेस में जो कैरीज दिया, जो किराया दिया इसको संस्था तक लाने में, वो है 10,000 रुपीज. और अब जब इंस्टॉल कराई संस्था में, ये हमें अपनी वर्किंग कंडीशन में लेके आए हम इस एसेट्स को, तो तब इंस्टॉलेशन के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, मान लो वेजिस दी इसके लिए, इसमें वेजिस आता है. ठीक है, तो मान लो वो है 5,000. इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस भी किए हमने 5,000. तो अब आप कैरी जो कि एक्सपेंसेस है, इंस्टॉलेशन में जो वेजेस दी है वो एक एक्सपेंसेस है. इन्हें अलग से एक्सपेंसेस नहीं मानना है, क्योंकि ये मशीनरी को संस्था तक लाने के लिए किए गए हैं. ये मशीनरी की कॉस्ट में ऐड कर दो. अब हम कहेंगे इनको हम इसमें ऐड कर रहे हैं, और अब हम कहेंगे हमारी मशीनरी जो है वो 1,15,000 रुपए की है, ना कि 1,00,000 की. परचेज प्राइस तो 1,00,000 था, लेकिन उसे संस्था में लाने और उसे चालू अवस्था की कंडीशन में लाने तक के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे आप उसकी कॉस्ट में ऐड कर दोगे. यही है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं और मशीनरी को डेबिट करके हम इसको शो करते हैं. तो ये है आपका इंटरेस्ट, सॉरी, मशीनरी की कॉस्ट अब हमारे लिए 1,15,000 है. अब हम सीधा लिखेंगे मशीनरी डेबिट 1,15,000. हमें अलग से कैरीज नहीं लिखना, हमें अलग से इंस्टॉलेशन वेजेस नहीं लिखनी. ठीक है, इसी तरह बिल्डिंग. बिल्डिंग में कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क है, कंस्ट्रक्शन के लिए जैसे मटेरियल परचेज कर लेना, कोई भी मटेरियल आया है, ठीक है, तो उसे मटेरियल को अलग से आप डेबिट नहीं करोगे, उसे बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट करोगे. इससे रिलेटेड अब एक प्रॉब्लम ले लेते हैं. तो बस ध्यान ये रखना है कि मशीनरी के इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, बिल्डिंग के इरेक्शन से रिलेटेड, ठीक है, ये एक्सपेंसेस कैपिटल नेचर के माने जाते हैं और एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं. बाकी एक जो रिपेयर का एक्सपेंसेस होता है, रिपेयर तो हम हर साल कराते ही रहते हैं, जो ऑलरेडी पुस्तकों में रिकॉर्ड हो जाता है. तो रिपेयर एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस है. ठीक है, मान लो हमने बिल्डिंग पिछले साल बना ली है, अगले साल हमने उसको व्हाइट वॉश कराया, पेंट कराया, तो ये तो रिपेयर है. तो रिपेयर का अलग से एक्सपेंसेस है, इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मानना है. लेकिन हाँ, अगर रिपेयर है कि हम सेकंड हैंड मशीनरी परचेज करके लाए, पहली बार ही ला रहे हैं, और सेकंड हैंड मशीनरी है तो उसमें कुछ डिफेक्ट है, हमने उसको ठीक कराया है, रिपेयर कराया है, वो वाले रिपेयर आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे और वो मशीनरी में ऐड होंगे. ध्यान दें इस बात पे. ऑलरेडी अगर मशीनरी संस्था में है, उस पे जो रिपेयर होते हैं वो तो अलग से एक्सपेंसेस है, उसके लिए एंट्री करेंगे रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश. लेकिन अगर जब नई लेके आ रहे हैं, चाहे वो हमने सेकंड हैंड ही खरीदी हो, हमारे लिए तो नई ही आई है,
उस पे जो रिपेयर होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर और यहाँ ऐड हो जाएगा। देखते हैं प्रॉब्लम, देखते हैं इससे रिलेटेड। प्रॉब्लम में आपको दिया गया है बोट गुड्स। सबसे पहले परफॉर्मा बना लेते हैं जर्नल का। डेट, पार्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, जर्नल। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है बोट गुड्स फ्रॉम नीलेश फॉर कैश 50,000, ऑल्सो पेड 1,000 फॉर देयर कैरीज। गुड्स के बारे में तो कोई बात ही नहीं है। पॉइंट किसके बारे में है? पॉइंट तो एसेट के बारे में है। तो गुड्स तो एसेट नहीं है ना, तो जो मैंने अभी रूल बताया वो गुड्स पे तो लागू होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसे तो नॉर्मल कर लेते हैं। गुड्स बोट किया है मीन्स परचेज है 50,000 और 50,000 अलग से कैरीज दी है, तो गुड्स के रिलेटेड जो कैरीज दिया जाता है वो अलग से रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, ध्यान दें यहाँ पे गुड्स दे रखा ना कि एसेट। पॉइंट है हमारा एसेट से रिलेटेड। तो इस ट्रांजैक्शन में हम सीधा लिखते हैं परचेज हुआ है और 50,000 का हुआ है, तो यहाँ पे लिखिए जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा परचेजेस अकाउंट डेबिट 50,000। जो भी कैरीज हुआ है तो कैरीज परचेज पे लगाता है इनवर्ड बोलते हैं, सेल पे लगता है कैरीज आउटवर्ड बोलते हैं। जो परचेज करने वाले गुड्स पे कैरीज दिया जाए कैरीज इनवर्ड, और जो सेल पे दिया जाए कैरीज आउटवर्ड। तो ये है हमारा 1,000। ठीक है, तो नीलेश से कैश में खरीदा था, ऑल्सो पेड 1,000 फॉर देयर कैरीज, और हमने कैरीज के भी देने पड़े। 50,000 हमने परचेज के देने पड़े, 1,000 रुपए हमें कैरीज के देने पड़े। टोटल हमारा कितना कैश चला गया संस्था से? 2 कैश। कितना चला गया? 51,000 चला गया। नरेशन क्या हो जाएगी? फॉर परचेज्ड गुड्स एंड कैरीज पेड। ये एक्सपेंसेस बिजनेस ने ही पे किया है, तो बिजनेस ने अपना एक्सपेंसेस अलग से दिखा दिया है, इसे परचेज में शामिल ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पेड टू सीता 9,650। पेड टू सीता, सीता को पे किया है। आगे आपको दे रखा है फॉर हर ड्यूज 10,000। फॉर हर ड्यूज 10,000। ड्यू कितने थे? 10,000। इसका मतलब देना तो था हमने 10,000, लेकिन दे दिया है 9,650। क्या यहाँ डिस्काउंट है? जी डिस्काउंट है। यहाँ पे हमें रिसीव हुई है या हमने सीता को दी है? अगर कैश हम पे कर रहे हैं, हमें कैश कम पे करना पड़ा, तो डिस्काउंट तो हमें मिली। एंट्री क्या हो जाएगी? डेबिट द रिसीवर। किसको दे रहे हैं? सीता। डेबिट। बताइए सीता को 10,000 से करें या 9,650 से करें? 10,000 से करें, क्योंकि वो हमारी पुस्तकों में क्रेडिट तो 10,000 से है ना, तो डेबिट भी हम उसे अब उसका फुल सेटलमेंट कर रहे हैं, तो 10,000 से। टू कैश, कैश कितना गया? कैश तो गया है 9,650। क्या हमें डिस्काउंट मिली? यस। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होती है। यस। और ये हमारी नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट कहता है कि इनकम को क्रेडिट कीजिए, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। एंट्री हो जाएगी फॉर कैश पेड टू सीता एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट परचेज्ड मशीनरी। यहां मशीनरी आ गई है, अब एसेट आ गई है, और परचेज किया है मशीनरी को, और ये है बाय गिविंग ए चेक ऑफ ₹3 लाख। चेक दिया है, ध्यान दें, तो बैंक होगा हमारा। 3 लाख का चेक दिया है। पेड 25,000 कैश एज वेजेज ऑन इंस्टॉलमेंट। क्या कह रहे हैं? जब हमने मशीनरी को खरीदा तो जो चेक दे दिया वो तो 3 लाख का दे दिया, और कैश भी पे किया है 25,000 का,
और ये जो 25,000 था ये हमारा वेजिस है, ठीक है, वेजिस है ये हमारा। वेजिस के लिए हमने कैश पे किया है। अब वेजिस के लिए कैश पे किया है और वेजिस दी है मशीनरी के इंस्टॉलमेंट के लिए। अब अगर इंस्टॉल कराई है संस्था में, लगवाया है, उसे चालू अवस्था में लाए हैं, तो अभी बताया है जब भी हम एसेट परचेज करें उससे इंस्टॉलेशन से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस आप उस मशीनरी की कॉस्ट में ऐड कर दो। अब हमारे लिए मशीनरी 3,25,000 की है। मशीनरी कितने की है? 3,25,000 की। कैश गया 25,000, चेक कितने का दिया? 3 लाख का। अब एंट्री करते हैं, क्या हो जाएगी एंट्री? मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितना लिखे? 3 लाख लिखे या 3,25,000? 3,25,000 लिखे। क्यों? क्योंकि 3 लाख का तो उसका परचेज प्राइस था और 25,000 हमने उसके इंस्टॉलेशन के दे दिए, तो हमारे लिए तो वो 3,25,000 की पड़ी है, तो हमने 3,25,000 का लिख दिया है। टू कैश अकाउंट। अब देखिए कैश कितना गया? कैश तो हमने 25,000 ही दिया है, तो क्या चेक दे दिया? यस। तो बैंक करें उसके लिए? यस। तो 3 लाख टू बैंक, टू कैश टू बैंक लिखे फॉर मशीनरी परचेज्ड। ये हो गया हमारा एसेट। ये पॉइंट आया हमारा रिलेटेड टू द टूडेज टॉपिक कि जब हम मशीनरी को लेके आए और उसके इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस कराए तो उससे रिलेटेड जो हमारा पॉइंट बना। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होंगे? नेक्स्ट पॉइंट है आपका ब्रिक्स फॉर 15 लाख, टिम्बर फॉर 10 लाख, परचेज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बिल्डिंग को बना रहे हैं। और अभी बताया था कि बिल्डिंग के इरेक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी मटेरियल परचेज किया जाता है, यहाँ दे रखा है ब्रिक्स और टिम्बर परचेज किया है तो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए आएगा, तो दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर और उसे हम बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट करेंगे, अलग से शो नहीं करेंगे। द पेमेंट वाज मेड बाय चेक। तो भाई ब्रिक्स 15 लाख की थी और जो टिम्बर है वो दे रखा है आपको 10 लाख का, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 25 लाख। किस में डेबिट करें? ये तो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, डेबिट किस में होगा? ये तो डेबिट होगा हमारा बिल्डिंग अकाउंट में, क्योंकि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना है? 25 लाख। टू कैश, कैश पे किया है हमने, मटेरियल खरीदा है बिल्डिंग के लिए। फॉर मटेरियल परचेज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका परचेज एंड ओल्ड मशीनरी। अब हम ओल्ड मशीनरी खरीद रहे हैं लेकिन संस्था में तो हमारी पहली बार ही आएगी ना, ठीक है, तो उससे रिलेटेड भी जो एक्सपेंसेस है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाएंगे। तो परचेज एंड ओल्ड मशीनरी फॉर 1 लाख, स्पेंड 5,000 ऑन इट्स कैरीज एंड 20,000 ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर। अब क्योंकि सेकेंड हैंड मशीनरी है तो हो सकता है उसमें कोई डिफेक्ट हो, ठीक है, या कुछ रिपेयर हो, तो हमने उसकी रिपेयर उसी टाइम कराई है जब हमने उसको परचेज किया है, तो वो वाली रिपेयर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। बाद में हमारी संस्था में लगने के बाद फ्यूचर में जो रिपेयर कराते हैं वो अलग से दिखाई जाती है, ठीक है। तो ये तो हम पहली बार ही खरीद रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारी मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट होगी। तो ओल्ड मशीनरी परचेज 1 लाख की है, लाने के लिए किराया दिया 5,000 और इसकी रिपेयर पे दिए 20,000। और आगे लिखा है एंटायर अमाउंट इज मेड बाय चेक, जो भी पेमेंट है वो मेड बाय चेक, तो बैंक लिख देंगे। तो टोटल कितना हो गया आपका? 1 लाख तो हमने परचेज किया, उसके बाद 5,000 कैरीज दिया, किराया दिया, 20,000 हमने उसकी रिपेयर पे लगाई,
तो हमारे लिए ये ओल्ड मशीनरी कितने की हुई, ये हमारे लिए हुई 1,25,000 की। अब जब आप एंट्री करोगे तो ओल्ड और न्यू कुछ नहीं लिखना, सीधा मशीनरी लिखना है। ध्यान दिए, यहाँ ओल्ड मशीनरी अकाउंट मत लिखना, सीधा मशीनरी लिखना है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,25,000 टू कैश लिखे या बैंक, चेक द्वारा पेमेंट की है तो बैंक लिखे 125,000। क्या नरेशन हो जाएगी, फॉर मशीनरी परचेज्ड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पेड 2,500 फॉर रिपेयरिंग द ऑफिस फर्नीचर। अब देखिए ऑफिस फर्नीचर के बारे में ये नहीं लिखा कि ऑफिस फर्नीचर परचेज किया, परचेज नहीं किया है, ऑलरेडी हमारी संस्था में है, कभी पहले परचेज किया था, उस पे रिपेयर लगा रहे हैं, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये अलग से एक्सपेंसेस दिखाया जाएगा। तो ये है आपका 2,500। तो सीधा आप एंट्री करेंगे रिपेयर अकाउंट डेबिट 2,500 टू कैश, सीधा लिखे टू कैश, कैश चला गया हमारी संस्था से। यहाँ मशीनरी का नाम ही नहीं लिखेंगे, फर्नीचर का नाम नहीं लिखना है, ये तो हमारा जो रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो सीधा लिखिए एक्सपेंसेस रिपेयर डेबिट टू कैश फॉर पेड फॉर रिपेयर ऑफ ऑफिस फर्नीचर, कि ऑफिस फर्नीचर के लिए हमने जो हमारा अमाउंट है रिपेयर का वो पे किया है। ठीक है, ध्यान दीजिए रिपेयर हमने इसमें भी लगाया था, लेकिन यहाँ ओल्ड मशीनरी पहली बार परचेज की है तब रिपेयर लगाया, इस रिपेयर को हमने मशीनरी में ऐड कर दिया। रिपेयर हमने यहाँ भी की है, लेकिन यहाँ पे कोई परचेज नहीं हुआ था, ऑलरेडी फर्नीचर संस्था में था, उसकी रिपेयर कराई है, वो अलग से शो किया जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस है। तो एक दो पॉइंट और देखिए, अब है यहाँ पे आपका पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग 200। अब ऑफिस क्लीनिंग मतलब साफ सफाई के लिए 200 रुपये पे करने पड़े हैं। तो ये जो हमारा एक्सपेंसेस है, ये हमारा एक्सपेंसेस शो होगा ऑफिस एक्सपेंसेस। इन छोटे मोटे खर्चों को हम अलग अलग नहीं दिखाएंगे कि क्लीनिंग अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, इन सभी को हम सीधा लिखेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस। तो क्या एंट्री हो जाएगी हमारा, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 200 टू कैश 200। नरेशन क्या हो जाएगी, फॉर द पेमेंट ऑफ द क्लीनिंग ऑफ द ऑफिस। उसके बाद है आपका परचेज्ड गुड्स फॉर ₹1,40,000 इन ऑल, आउट ऑफ विच हाफ द गुड्स वाज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर सुधीर। टोटल हमने 1,40,000 का परचेज किया, इसमें से हाफ 140 का हाफ क्या हो जाएगा 70,000 क्रेडिट परचेज किया है, किससे, सुधीर से। तो बाकी 70 का क्या कैश किया है, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने लिखा कि जो टोटल परचेज हुआ है वो हमारा 140 का हुआ है, टोटल परचेज 140 का, जिसमें से हाफ क्रेडिट हुआ है और सुधीर से क्रेडिट किया है परचेज हमने। तो यहाँ पे परचेज हमारा कैश परचेजेस भी है, क्रेडिट परचेजेस भी है। तो एंट्री क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, टोटल कितना परचेज किया 140 का, जो कैश में किया है उसके लिए तो कैश चला गया टू कैश अकाउंट, कितना 70,000। बाकी जो क्रेडिट किया है जिससे किया है उस पर्सनल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, और ये है सुधीर और 70,000 से। तो यहाँ पे परचेज का कुछ अमाउंट हमने उसी दिन पे कर दिया, कुछ क्रेडिट रखा। ठीक है, तो दोनों की एक एंट्री हो गई। एक और पॉइंट है आपका, ये थोड़ा सा अलग है कि बिजनेस स्टार्ट किया है और कैश लगाया। अब तक तो हमने कैश का ही रिकॉर्ड किया था, लेकिन इसमें इसने 5 लाख तो कैश लगाया, पेड इनटू बैंक 4 लाख। अब इसने क्या किया कि जो 5 लाख का कैश लगाया है उसमें से 4 लाख बैंक में पे कर दिए, बैंक में जमा करा दिए। ठीक है, तो अब संस्था में क्या आया, 5 लाख कैश आया था, 5 लाख का जो कैश आया था
उसमें से सेम डे, एक ही दिन है, ठीक है, तो कंपाउंड एंट्री कर देंगे। इसमें से 1 लाख तो कैश रखा संस्था ने, और जो 4 लाख है उसे बैंक में जमा करा दिया। मालिक ने कितना लगाया? 5 लाख। कैपिटल कितनी? 5 लाख। कैश कितना संस्था में रह गया? 1 लाख। बैंक बैलेंस कितना बन गया? 4 लाख। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट कितना है? 1 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख। टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कितनी है? 5 लाख। ठीक है, क्या था ट्रांजैक्शन कि कैपिटल लगाई 5 लाख और उसमें से 4 लाख डिपॉजिट करा दिए बैंक में। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख, टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख।